जय हिंद। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे राजस्थान का इतिहास को पढ़ा जाना चाहिए और कैसे राजस्थान के इतिहास का जो मध्यकालीन हिस्सा है उसको हम पढ़ेंगे। राजस्थान के इतिहास के मध्यकालीन हिस्से में या उसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो हम देखते हैं कि कैसे होती है। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज जो हम राजस्थान का इतिहास इस तरह से पढ़ रहे हैं या अगले आने वाली जितनी भी क्लासें हैं वो सभी क्लासें राजस्थान में होने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो आरएएस हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो पटवारी हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो, राजस्थान में के स्तर पर होने वाले अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है और अन्य आने वाली सभी क्लासें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए एक दूसरे से संबंधित कालक्रम को, वंशावलियों को और राजाओं को जो कि एक दूसरे के समकालीन थे उनको पढ़ेंगे कि कौन सा राजा किस राजा के समकालीन। आज हम देख रहे हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कैसे हम लिख कर लाए हैं एक डेट वाइज कि प्रतिहारों का वंशावली या प्रतिहारों का वंश कहाँ से शुरू होता है, चौहानों का वंश कहाँ से शुरू होता है, परमार कहाँ से शुरू होते हैं, गुहिल कहाँ से शुरू होते हैं, इन सभी की शुरुआत और इनका अंतर संबंध, इनका इंटर रिलेशन कि ये एक दूसरे से किस काल में संबंधित थे, क्या इनके बीच में मतभेद थे या इनके संबंध कैसे थे, क्या विवाह के संबंध थे या फिर मतभेद के संबंध थे। जो भी संबंध थे आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन सभी वंशों के अलावा भी बहुत वंश हुए, जैसे कि राठौड़ हुए, यादव हुए, जाट हुए, हाड़ा हुए। उनकी शुरुआत भी अभी नहीं हुई, हम ये बहुत ऊपर से पढ़ रहे हैं कि इनकी शुरुआती कहां से है, इनका जो बेस कहां से आया है, कहां से कौन राजा निकल रहा है, उन सभी को हम देखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि गुहिलों में, जब गुहिलों का जो अंतिम राजा होता है रतन सिंह, और उसके पश्चात गुहिलों की एक ब्रांच शुरू होती है सिसोदिया, और सिसोदियाओं का कालक्रम अभी शुरुआत भी नहीं हुई, हम गुहिलों में राजा पढ़े। अंतर संबंधित करते हुए हम देखेंगे कि प्रतिहारों में एक राजा होता है हरिश्चंद्र, जो कि 650 से 690 तक अपना शासनकाल करता है। परमारों में एक राजा होता है जो कि 730 से 750 चलता है। ये अंतर संबंधित नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं गुहिल और प्रतिहारों का अंतर संबंध कि गुहिलों में जो गुहिलादित्य है उसकी शुरुआत होती है 625 से 665 तक, यानी कि इसने 665 तक शासनकाल किया। और यहां हम हरिश्चंद्र के बारे में देख रहे हैं, प्रतिहारों का एक राजा है हरिश्चंद्र। उसके पश्चात हम देखते हैं कि रज्जिल और नरभट्ट, इन दोनों का कालक्रम हमें इतिहास में नहीं मिलता, या कहा जाए तो इतिहास में उल्लेखित नहीं। उसके बाद में एक राजा होता है प्रतिहारों में नागभट्ट फर्स्ट, जो 730 से 756 तक शासन करता है।
और आप यहां देखेंगे कि 730 से परमारों में एक राजा है कृष्णराज, जो 750 तक शासन करता है, यानी कि इन दोनों में संबंध है। और उसी समय आप देखेंगे कि सामंत सिंह और खुमान सिंह गुहिलों में एक दो राजा हुए हैं, जो प्रतिहारों के जो राजा हैं नागभट्ट फर्स्ट, उनके समकालीन हैं। अगर हम प्रतिहारों की बात करें तो प्रतिहारों में नागभट्ट, फिर कक्कू का शासनकाल 56 से 65 तक, फिर नागभट्ट सेकंड का कालक्रम 65 से 90 तक, फिर उसके बाद में देवराज का शासनकाल 90 से 800 तक। अब हम अगर गुहिलों की बात करें तो आप एक राजा देख रहे हैं मथान सिंह। हमने इन दोनों की बात कर ली है और इनकी भी बात कर ली है। अब एक राजा आप देख रहे हैं मथान सिंह। मथान सिंह का शासनकाल आप देखिए कितना लंबा है कि 734 से लेकर 808 तक, यानी कि यहां पे आप राजा देख रहे हैं देवराज और वत्सराज तक। वत्सराज तक अगर आप देखें तो 730 कक्कुक, 730 से 765 नागभट्ट फर्स्ट, कक्कुक 765 से 756 से 765, उसके बाद में नागभट्ट सेकंड 765 से 790, उसके बाद में देवराज 790 से 800, और यहां पे आप देखेंगे कि मथान सिंह अभी भी वहीं 808 तक शासन कर रहे हैं। यानी कि मथान सिंह एक बड़ा राजा है जिसने शासन किया। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा क्या रहा कि इनका शासनकाल इतना जल्दी समाप्त हो रहा है। क्या कोई आक्रमण की वजह से ये रहा, या आपसी मतभेद इनके बीच है? इन सभी के बारे में हम जब एक एक राजा को डिस्कस करते हुए चलेंगे, वंशावलियों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, तब हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि नागभट्ट सेकंड 833 से 856 तक। अब 856 में चौहानों का जो राजा है वो अजय राज है, जो 850 तक चला, 833 से 850 तक। यानी कि यहां तो इसका शासनकाल समाप्त हुआ और यहां इनकी शुरुआत हुई अजय राज जी की, जो कि नागभट्ट सेकंड से संबंधित है। नागभट्ट सेकंड से संबंधित है। अजय राज के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर उनके बाद में 850 से 859 तक विग्रहराज द्वितीय का शासनकाल चला, जो कि चौहानों में एक राजा है। उसी में बात की जाए प्रतिहारों की, तो प्रतिहारों में एक राजा है मिहिर भोज, जिनका शासनकाल 856 से लेकर 885 तक चला। फिर हम देखें उसी शासनकाल में, देखिए आप कि भर्तरी नाम का एक राजा है जो 835 तक, यानी 808 से लेकर 835 तक अपना शासनकाल चला रहा है। और उनके बाद में हम यहां डिस्कस कर चुके हैं कि 856 से 885 तक कौन राजा हुए। प्रतिहारों में एक राजा जो मिहिर भोज, उसी में चौहानों में एक राजा जो चंद्रराज द्वितीय के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। उसके बाद में परमारों में एक राजा है जो 875 तक सीए का द्वितीय नाम का एक राजा है जो परमारों में हुआ। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें एक राजा हुआ है गुहिलों में महायकर्ण। महायकर्ण 855 तक अपना राज्य और अपना शासन चलाता है। उसके बाद में गुहिलों में एक और राजा हुए 885 में खुमान द्वितीय अपना शासन करते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि अन्य सभी राजा जो हैं वो किस शासन काल में संबंधित हैं, एक दूसरे से किस शासन काल में संबंधित हैं। हम परमार, प्रतिहार, चौहान और गुहिलों के अलावा भी चालुक्य वंश को पढ़ते हैं। चालुक्य वंश हम बेसिकली पढ़ते हैं गुजरात का चालुक्य वंश पढ़ने का मेन जो कारण है
वो राजस्थान से इनके होने वाले संबंध है या इनके शासनकाल का राजस्थान पर पड़ने वाला प्रभाव, क्योंकि गुजरात और राजस्थान आप जानते हैं लगते हुए से राज्य हैं। और गुहिलों में जो और जो चालुक्यों में जो राजा हुए हैं उनके संबंध राजस्थान से कई तरह के हैं, जैसे कि मतभेदों के संबंध हैं या फिर विवाह के संबंध हैं या फिर कहा जाए कि आक्रमण जो हुए हैं, व्यापार के संबंध, जो भी संबंध होंगे चालुक्यों के राजस्थान के राजाओं के साथ जो भी संबंध हुए होंगे वो सभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगर आप इन सभी को इंटर रिलेट या को रिलेट करके पढ़ेंगे तो एक छवि आपके मस्तिष्क में तैयार हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि महेंद्रपाल फर्स्ट नाम का एक राजा है, वो 885 से 910 तक अपना शासन करता है। तो आप देखेंगे कि गोविंदराज जो चौहानों में एक राजा हुआ है उसका शासनकाल महेंद्रपाल फर्स्ट के शासनकाल से संबंधित है या समकालीन है। और उसी में परमारों में एक राजा हुआ वाकपति राज द्वितीय, जो 900 तक इन्हीं के समकालीन चलता आ रहा है। इनके इस तरह लिखने का उद्देश्य केवल यह है कि आपके दिमाग में एक लाइन सी तैयार हो जाए कि हाँ, इस शासनकाल में जब हम आगे इस चीज को पढ़ें, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने चौहान पढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने नाम लिया गोविंदराज का, तो आपके दिमाग में स्वतः आ जाएगा कि गोविंदराज के समय महेंद्रपाल प्रथम थे, गोविंदराज के समय वाकपति राज सेकंड थे जो परमारों में एक राजा हुए, और गोविंदराज के समय सिंहराज नाम का एक व्यक्ति हुआ, या खुमान द्वितीय जो है, या सिंहराज का ही नाम ले लिया जाए तो सिंहराज नाम का जो है एक राजा हुआ गुहिलों में, वो इनके समकालीन है। उसी तरह हम देखें कि प्रतिहारों की जो वंशावली है वो समाप्त त्रिलोचन पाल तक नहीं, अगली क्लास में और ज्यादा इनकी वंशावलियां हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए ये जो संबंधित ये जो लिखा हुआ है ये केवल और केवल इसलिए है ताकि ये जो एक मैप आपके दिमाग में तैयार हो जाए। और उसके बाद में भोज सेकंड की बात करें, प्रतिहारों में एक राजा हुआ जिसका शासनकाल 910 से 913 चला। फिर महिपाल नाम का एक राजा हुआ जिसका शासनकाल 913 से 943 तक चला। फिर महेंद्रपाल नाम का एक राजा हुआ, महेंद्रपाल द्वितीय, जिसका शासनकाल 943 से 948 तक चला। फिर देवपाल नाम का एक राजा हुआ जिसका शासनकाल 948 से 959 तक चला। फिर विनायकपाल नाम का राजा हुआ उसी में। तो ये प्रतिहारों के जो राजा हैं उनका संबंध आप देख पा रहे होंगे किस किस, और बहुत ही आसानी से आपको इसमें पता चल पा रहा होगा कि किसका संबंध किससे। आगे हम बात करें चौहानों की, अगर हम बात करें तो हमने गोविंदराज देखा। गोविंदराज के बाद में हम चंद्रराज की बात करें तो चंद्रराज तृतीय का शासनकाल 905 से लेकर 925 ईसा पूर्व तक चला। फिर विग्रहराज तृतीय का शासनकाल 948 तक चला 925 से। फिर विग्रहराज के बाद में एक राजा हुआ चंद्रराज चतुर्थ, चंद्रराज का शासनकाल 948 से और 971 तक चला। उनके बाद में एक राजा हुए गोविंदराज जिनका शासनकाल 971 से 999 तक चला। और उनके बाद एक राजा हुए दुर्लभराज जिनका शासनकाल 1026 तक चला। और चौहानों के इस क्रम में और भी राजा हैं, चौहानों की वंशावलियां और हैं जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसी तरह आप देख पा रहे हैं कि परमारों में हमने वाकपति राज सेकंड तक को डिस्कस किया। उसके बाद में एक राजा हुआ राजा भोज जिनका शासनकाल 900 से 935 ईसा पूर्व तक चला। उनके बाद में विक्रमादित्य नाम का एक राजा हुआ जिसका शासनकाल 955 से लेकर 935
935 से लेकर 955 तक हुआ। फिर सियका तृतीय नाम का एक राजा हुआ, जिसका शासनकाल 955 से लेकर 975 तक चला। फिर वंडराज नाम का एक राजा हुआ, जिसका शासनकाल 975 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला। और वंडराज के बाद एक राजा हुआ जिनका नाम है सिंहराज, उनका शासनकाल 1026 तक चला। तो इस वाली क्लास में हमने एक राजाओं की उत्पत्ति से लेकर एक कालक्रम डिसाइड किया है कि केवल यहां तक आपको एक ओवरव्यू और ओवर मैप समझा दिया जाए। उसी तरह हम देखेंगे कि चालुक्यों में कई राजा हैं जो कि अंतर संबंधित और समकालीन हैं इन सभी राजाओं से। और इन सभी राजाओं का कालक्रम, जैसा कि आप सभी ने देख लिया कि हमने प्रतिहारों को देखा, हमने चौहानों को देखा, हमने परमारों को देखा, हमने गुहिलों को देखा, और उसके बाद में हमने चालुक्यों का इनसे संबंध देखेंगे। और हम देखेंगे कि इनके बाद कौन से वंश आए, जैसे कि मैं नाम ले रहा हूं राठौड़, जैसे कि मैं नाम ले रहा हूं हाडा, जैसे कि यादव, जैसे कि गुहिलों में ब्रांच आती है सिसोदिया। तो किसका संबंध किससे है, ये किस कालक्रम में है, इस सभी का उद्देश्य आपको पता चल गया होगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में हम इन्हीं से संबंधित, इन्हीं के कालक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी तरह की एक और इंट्रोडक्शन क्लास आपके लिए लाएंगे। आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हम इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और इसी तरह की एक और इंट्रोडक्शन क्लास लाने का उद्देश्य केवल और केवल व्यक्ति, आपके और अन्य सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, उन सभी के मस्तिष्क में एक माइंड मैप तैयार हो जाए और उन्हें आगे कभी ये सोचना ना पड़े कि उत्पत्ति कहां से हुई। एक बेस बनाना बहुत जरूरी होता है। किसी भी बिल्डिंग का मजबूत होने के लिए उसका बेस बहुत मजबूत होना जरूरी होता है। और हम उसी पर इंट्रोडक्शन क्लासों का ये क्रम शुरू कर रहे हैं। और आप इन सभी को देखते हुए चलिए, और अगली क्लास में आने वाले सभी राजाओं को हम डिस्कस करेंगे जो कि संबंधित हैं या समकालीन हैं एक दूसरे से। धन्यवाद।